दोस्तों नमस्ते। आज हमारा मूल अधिकार में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में अपना जो 6 नंबर का मूल अधिकार है वह शामिल है, वह है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार जो अन्य 5 मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है, इसीलिए इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का। उपचार या रक्षा करना। तो संविधान निर्माताओं ने जो 5 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए हैं, कुछ गैर नागरिकों के लिए भी हैं, जो 5 मूल अधिकार दिए हैं उस मूल अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं एक मूल अधिकार दिया 6 नंबर। और अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अगर पहले वाले 5 मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार है इसमें उपचार किया गया है। तो अनुच्छेद 32(1) में यह बात कही गई है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर इसके उपचार या रक्षा के लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर ये मूल अधिकार नहीं होता तो बाकी के 5 मूल अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि इसी मूल अधिकार में ये कहा गया है कि अन्य 5 मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा इसे? संविधान की आत्मा। तो एक प्रश्न बनता है, संविधान की आत्मा अंबेडकर ने किसे कहा है? ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे 4 प्रश्न बनते हैं संविधान की आत्मा से संबंधित। तो हमारा अभी जो एक श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण व जटिल प्रश्नों की, हमारी पहली श्रृंखला अभी जो चल रही है कि एग्जाम में जो प्रश्न ज्यादातर आते भी हैं और ये थोड़े जटिल भी हैं। हमारी दूसरी श्रृंखला जो अभी शुरू होगी अगले संडे से, उसमें हम जो ऐसे प्रश्न जो एक समान लगते हैं लेकिन उनका उत्तर अलग होता है, जिससे अभ्यर्थी असमंजस्य में पड़ जाते हैं, तो हमारी जो अगली श्रृंखला होगी उसमें हम ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे जो एक समान प्रश्न है लेकिन उनके उत्तर अलग होंगे। इसके बाद में हम तीसरे नंबर की श्रृंखला शुरू करेंगे, प्रश्नोत्तर श्रृंखला, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर आपको यहाँ ऑनलाइन बताए जाएंगे। तो हमारी अभी जो पहली श्रृंखला चल रही है उसमें जो अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है वह अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अब अनुच्छेद 32(2) के तहत इन्हें सर्वोच्च न्यायालय को 5 रिट जारी करने के आदेश दिए गए हैं, यानी 5 रिट जारी कर सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 32(2) में क्या है? 5 रिट। जो 5 रिट प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधा प्रश्न आए, अगर थोड़ा सा गहराई से प्रश्न आ जाए तो 32(2) होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय को जो 5 रिट प्रदान की गई हैं वह अनुच्छेद 32(2) के तहत प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय को भी 5 रिट प्रदान की गई हैं, वह अनुच्छेद 226 के तहत। किसे? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय को जो रिट प्रदान की गई हैं, कितने? इनको भी 5 रिट प्रदान की गई हैं। दोनों को सेम रिट प्रदान की गई है। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 रिट कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई हैं, उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अगर आ जाए उच्च न्यायालय को 5 रिट कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई हैं, 226। इसी प्रकार से दूसरे तरीके से प्रश्न आ सकता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर कौन से अनुच्छेद के तहत हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत। दूसरा प्रश्न आता है हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर कौन से अनुच्छेद के तहत हम सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, 226 के तहत।
तो अब हमारा जो अगला बिंदु इसमें है कि जो 5 रिट सर्वोच्च व उच्च न्यायालय को प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 32 व 226 के तहत, ये 5 रिट कौन कौन सी हैं? तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो 5 रिट प्रदान की गई हैं वह कौन कौन सी हैं? तो इसमें 1 नंबर हमारी जो रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान दीजिए, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में, देखो बाकी सभी तो अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्दावली है ये कौन सी भाषा से ली गई है? लैटिन भाषा से ली गई है। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? जो एग्जाम में इस रूप में भी आ सकता है, तो इसे हेबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, आरएस परी में एक बार एक प्रश्न आया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जगह ये प्रश्न आया था कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना कौन सी रिट के तहत है? उसमें हिंदी में नहीं आया था, ये लैटिन भाषा और अंग्रेजी में आया था, तो हमें इसको भी विशेष तौर से सीखना है, कहने का मतलब ये है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन जो 5 रिट है इसमें शाब्दिक अर्थ है और फिर उसका वास्तविक अर्थ है। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो हमें देखो अब रटना नहीं समझना है। बंदी जिसको बना लिया गया है उसे क्या करना है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहां करना है? न्यायालय में। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष कहां पर करना है? न्यायालय में। प्रत्यक्ष का मतलब स्वयं को ही जाना है, अन्य कोई वहां पर नहीं जा सकता। तो इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। सशरीर का मतलब स्वयं को उपस्थित होना है, अन्य कोई उपस्थित नहीं हो सकता है। तो सशरीर उपस्थित होना, क्योंकि इसमें न्यायालय ने ये किया है संविधान के जो अपने नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए कि अन्य किसी व्यक्ति को न्यायालय में इसकी जगह पेश कर दिया, हो सकता है वो कोई दुश्मनी निकालना चाहता हो तो वह सही पक्ष न रखे, इसलिए इसमें यह किया गया है जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है वह स्वयं को ही न्यायालय में पेश करना है। तो इसका मतलब है सशरीर उपस्थित होना। सशरीर का मतलब स्वयं को उपस्थित होना। अब इसका है वास्तविक अर्थ। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसने अगर हमने इस शब्द को ढंग से पढ़ लिया है तो इसका वास्तविक अर्थ भी बहुत ही आसान है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष तौर से कहां पर उपस्थित होना है? न्यायालय में। कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर। तो वास्तविक अर्थ यही है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया सशरीर उपस्थित होना और वास्तविक अर्थ है उपस्थित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर होना है। इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर कोई अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन आ गया तो 24 घंटे का ये नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई दुर्गम रास्ता है, 24 घंटे में पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, उस टाइम को इसमें छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश नहीं किया तो जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ मूल अधिकारों के उल्लंघन का याचिका दायर हो सकती है। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस। इसीलिए अगर आप डिक्शनरी में इस शब्द को देखोगे आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में 2 नंबर है परमादेश। परमदेश, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। परम प्लस आदेश, ऐसा आदेश जिसे टाला न जा सके। परमादेश, परमादेश को अंग्रेजी में मैंडमस के नाम से जाना जाता है। यह भी हमें याद रखना है। परमादेश जैसा नाम वैसा ही अर्थ है। आप सभी अभ्यर्थी एक बिंदु पर विशेष ध्यान रखना, जो भी कोई शब्द का अर्थ आपको समझना है तो पहले उस शब्द पर जोर दीजिए कि इसका ये अर्थ 80% उस शब्द में से ही निकल जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है? आदेश दिया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं।
अब इसमें आदेश किसे दिया जाता है, अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ ध्यान दीजिए, आदेश सरकारी पदाधिकारी को ही दिया जाता है। तो ये एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि केवल सरकारी पदाधिकारियों से संबंधित रिट कौन सी है, तब उत्तर होगा परमादेश, क्योंकि ये प्राइवेट व्यक्तियों के लिए नहीं है। तो इसमें इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, इसमें आदेश दिया जाता है। आदेश किसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्य, ड्यूटी, नौकरी को उचित ढंग से उनका पालन नहीं कर रहा है तो उसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। ध्यान रखिए, जब कोई सरकारी पदाधिकारी है वह अपनी नौकरियां, कोई भी उनकी ड्यूटी है उसका ढंग से, उन ड्यूटी को ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। तो इसमें आदेश किसे दिया जाता है, सरकारी पदाधिकारी को, प्राइवेट व्यक्ति के लिए यह लागू नहीं है। कैसे, ध्यान दीजिए, आज कोरोना काल में और जो दुकानें बंद हैं और इसमें किसी को ये बोल दें कि आपने अपनी दुकान क्यों नहीं खोल रखी है, तो वो ये कह सकता है कि मेरी मर्जी, मैं आज ही नहीं 1 महीने तक नहीं खोलूंगा, क्योंकि वह सरकारी पदाधिकारी नहीं है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सरकारी पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है। प्रश्न के तौर पर इसमें शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। इसके बाद में 3 नंबर रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध को हम निषेध आदेश के नाम से भी जान सकते हैं, निषेध आदेश। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्रतिषेध या निषेध आदेश को अंग्रेजी में प्रोहिबिटेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक बिंदु, आप बहुत सी जगह जाते हैं, जैसे कोई अपने जहां पर सड़क का काम चल रहा है वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इधर से नहीं जाना है, प्रोहिबिटेड एरिया। कोई जंगल है वहां पर लिखा हुआ मिलेगा प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र, मतलब यहां नहीं जाना है। तो प्रोहिबिटेड, प्रतिषेध लगा दिया, निषेध लगा दिया, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रोक देना या मना करना। तो इसका पहले शाब्दिक अर्थ क्या है, रोक देना, रोक देना या मना करना, रोक देना या मना करना। अब मना किसे किया जाता है, ध्यान दीजिए, प्रतिषेध है ये न्यायालय से संबंधित, केवल न्यायालय के प्रयोग से संबंधित है। तो प्रतिषेध में किसे रोका जाता है, तो इसका वास्तविक अर्थ सुनिए, शाब्दिक अर्थ हो गया रोक देना। अब इसका वास्तविक अर्थ किसे रोका जाता है, तो जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली संभावित अनुचित कार्यवाही, अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसी कार्रवाई करने वाला है जो अनुचित है, उचित नहीं है, और उसका पहले ही ऊपरी न्यायालय को पता चल गया कि अनुचित कार्यवाही करने वाला है, तो ऊपरी न्यायालय उसे पहले ही रोक देता है। तो प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय अगर कोई अनुचित कार्यवाही करने वाला है, संभावना है, और उसका पहले ही ऊपरी न्यायालय को पता चल गया, तो वह उसे पहले ही उस कार्यवाही को करने से रोक देगा। इसीलिए प्रतिषेध के बारे में कहा जाता है कार्यवाही से पहले की अवस्था या पूर्व की अवस्था। तो पहले या पूर्व की अवस्था है, क्योंकि इसमें कार्यवाही हुई नहीं है, उससे पहले ही मना कर दिया है। तो कार्यवाही के पहले की अवस्था, इस रूप में भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। अब हमारी 2 रिट बच गई, 4 नंबर और 5 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर जो रिट हैं वह दोनों एक जैसी हैं, उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों ही न्यायालय के प्रयोग के लिए हैं। तो 4 नंबर जो रिट है वह है उत्प्रेषण, जिसको सर्टेरोरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, उत्प्रेषण या सर्टेरोरी। उत्प्रेषण का मतलब यहां पर है सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना या सूचना लेना या प्रमाणित करना। प्रमाणित का मतलब प्रमाण के द्वारा उस चीज की जांच करना। तो उत्प्रेषण या सर्टेरोरी का शाब्दिक अर्थ है सूचना लेना,
या प्रमाणित होना, प्रमाणित होना। ध्यान दीजिए, उत्प्रेषण या सर्टेरोही सूचना लेना या प्रमाणित होना, इसमें क्या सूचना ली जाती है? मैंने आपको बताया था प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही एक जैसी रिट है, उनमें केवल इतना फर्क है कि वो कार्यवाही से पहले और ये कार्यवाही के बाद या पश्चात। जैसे इसका वास्तविक अर्थ जानिए, जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा चुकी कार्यवाही के बारे में ऊपरी न्यायालय अपने पास उसे मंगवा कर उसकी जांच कर उसे प्रमाणित करना कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो कार्यवाही की है वह उचित है या अनुचित है, इस चीज को प्रमाणित करता है, इस चीज की जानकारी लेता है। अतः जानकारी लेना भी आ सकता है, इस चीज की सूचना लेता है। तो इसमें और प्रतिषेध में क्या अंतर हो गया? प्रतिषेध में तो अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाही करने वाला है और इस चीज का ऊपरी न्यायालय को पता चल गया, तब वह उसे रोक देता है। जबकि उत्प्रेषण में क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाही कर चुका है और उसके बाद में ऊपरी न्यायालय को इस बात का पता चलता है कि इन्होंने जो कार्रवाई की है वह उचित है या नहीं है, इस चीज के लिए जांच करता है और उसे प्रमाणित करता है। तो इसलिए एक बार एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि केवल न्यायालय के प्रयोग से संबंधित रिट कौन कौन सी हैं? तो केवल न्यायालय के प्रयोग से संबंधित रिट दो हैं, एक नंबर प्रतिषेध और दो नंबर उत्प्रेषण। इसमें इस रूप में भी प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्यवाही से पहले की अवस्था या पूर्व की अवस्था कौन सी रिट है? प्रतिषेध। और कार्यवाही के बाद या पश्चात की अवस्था कौन सी रिट है? उत्प्रेषण। इसको हम अपनी भाषा में ले सकते हैं। मान लीजिए कोई शादी समारोह है और शादी समारोह में किसी दोस्त को बुला लिया है और वह दोस्त अपने दूसरे दोस्त को साथ लेकर जाना चाहता है और उसने अपने घर वालों को पूछ लिया, उस दोस्त ने, कि आज मैं इसके साथ वहां पर चला जाऊं क्या? तो उसके घर वालों ने कहा तेरे को बुलाया ही नहीं है, तू कैसे जा सकता है? तो कार्यवाही होने से पहले ही रोक दिया, मना कर दिया। ये तो प्रतिषेध जैसा हो गया। अब उत्प्रेषण, दूसरे दोस्त को कहा, वो दोस्त थोड़ा सा तेज था, उसने सोचा घर वालों को बाद में बताएंगे, पहले कार्यवाही करके आ जाते हैं, रसगुल्ला खाकर आ जाते हैं। और वह रसगुल्ला खाकर वापस आया, तब उन्हें पूछा गया कि आप किस आधार पर वहां गए थे, इस चीज की हमें सूचना दो, प्रमाण दो। यानी कहने का मतलब वहां पर उत्प्रेषण में कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद में जानकारी और सूचना ली जाती है और प्रतिषेध में पहले ही रोक दिया गया है। इसके बाद में अपनी है 5 नंबर रिट। 5 नंबर है अधिकार पक्ष। अधिकार पक्ष, अधिकार परीक्षा को वारंटों के नाम से भी जाना जाता है। को वारंट, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आरएस परी में ये नाम आए ही नहीं, 5 नाम ही या 4 नाम जो भी ऑप्शन में आए थे इसी रूप में आए थे। तब अपने को ध्यान रखना है कि आगे इसके जो अन्य नाम है वो हमें जरूर आने चाहिए। अधिकार परीक्षा, परीक्षा का होता है उल्लंघन करना। तो इसमें को वारंटों का शाब्दिक अर्थ पहले किस अधिकार से, किस अधिकार से, जैसा नाम वैसा ही अर्थ, किस अधिकार से। इसमें अधिकार नाम है, इसमें भी किस अधिकार से। अब इसका वास्तविक अर्थ, तो इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई पदाधिकारी ऐसे पद को ग्रहण कर लेता है जिसका वास्तव में उसे अधिकार नहीं है, वास्तव में वह अधिकारी नहीं है, तब उसे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है। ध्यान दीजिए, जैसे आपका रेट में सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइनिंग करने चले गए और आप वहां पर पढ़ाने की बजाय सीधे प्रिंसिपल की कुर्सी पर जाकर के बैठ गए, तो आपको पूछेंगे नहीं क्या महाराज यहाँ कैसे बैठा है, यह आपका अधिकार थोड़ी है। तो सेम ऐसे ही अधिकार परीक्षा में यही है कि जब कोई पदाधिकारी ऐसे पद को ग्रहण कर लेता है जिसका उसे अधिकार ही नहीं है, तब उसे पूछा जाता है कि किस अधिकार से आपने इस पद को ग्रहण किया है। इस 5 रिट में जो 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा, इन 4वें और 5वीं में अंतर क्या है? उपरोक्त जो 4 रिट हैं उसमें पीड़ित पक्ष स्वयं ही याचिका पेश कर सकता है। ध्यान से सुनना, उपरोक्त 4 जो रिट हैं उसमें पीड़ित पक्ष स्वयं ही याचिका पेश कर सकता है, जबकि अधिकार परीक्षा में पीड़ित पक्ष के अलावा अन्य व्यक्ति भी याचिका पेश कर सकता है। तो इसमें अगर प्रश्न आ जाए
कि ऐसी कौन सी रिट है जिसमें पीड़ित पक्ष के अलावा अन्य कोई भी रिट दायर कर सकता है, तब यहां पर उत्तर होगा अधिकार परीक्षा। अब एक बार पुनः इसका ध्यान से, जो 5 रिट है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को क्या करना है, प्रत्यक्ष, कहां पर, न्यायालय में, कितने घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, उसमें अवकाश और दुर्गम रास्ता शामिल नहीं होगा। केवल सरकारी पदाधिकारियों से संबंधित रिट परमादेश, क्योंकि आदेश किसे दिया जा सकता है, आदेश सरकारी व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। आदेश भी कब दिया जाएगा, कोई व्यक्ति ढंग से अपना काम कर रहा है उसको आदेश देने की जरूरत ही नहीं है, जब वो अपने कर्तव्य या ड्यूटी का ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तब उसे आदेश दिया जाता है कर्तव्य पालन का। तो केवल सरकारी पदाधिकारियों से संबंधित परमादेश। फिर 3 नंबर और 4 नंबर प्रतिषेध और उत्प्रेषण है, ये कार्यवाही से पहले और कार्यवाही के बाद केवल न्यायालय के प्रयोग से संबंधित रिट है। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय को पहले ही रोक दिया जाता है, यानी प्रतिषेध का मतलब रोक देना या मना करना। उत्प्रेषण में सूचना या जानकारी प्राप्त करके प्रमाणित किया जाता है कि वास्तव में इन्होंने जो कार्रवाई की अधीनस्थ न्यायालय ने वह उचित है या नहीं। अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से पूछा जाता है कि आपने ये पद किस अधिकार से ग्रहण किया है। अब ये जो रिट से संबंधित है इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कुछ अंतर है रिट के बारे में। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है वह केवल 5 रिट ही ले सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो 5 रिट के अलावा अन्य वैधानिक सामान्य रिट हैं वह भी उनकी भी सुनवाई कर सकता है। तो इस मामले में ज्यादा विस्तृत कौन सा हुआ, उच्च न्यायालय। क्यों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल 5 रिट है उसकी सुनवाई कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 रिट के अलावा अन्य सामान्य वैधानिक रिट हैं उसकी सुनवाई भी कर सकता है। फिर 2 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट है वो पूरे भारत क्षेत्र या कोई व्यक्ति या सरकार है उसके खिलाफ लाई जा सकती है, जबकि उच्च न्यायालय में संबंधित क्षेत्र है। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय, उसमें केवल राजस्थान राज्य के व्यक्ति और क्षेत्र से संबंधित याचिका की सुनवाई हो सकती है। तो इनके क्षेत्राधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा विस्तृत है। 3 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के रूप में उपचार किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय को रिट पर सुनवाई करना जरूरी है, याचिका स्वीकार करना जरूरी है, जबकि उच्च न्यायालय है ये मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं है, 226 में है। अतः उच्च न्यायालय को जो रिट प्रदान की जाती है वह विवेकानुसार है। विवेकानुसार का मतलब अपने विवेक से वह चाहे तो उस रिट को, याचिका को स्वीकार कर सकता है, चाहे तो स्वीकार न भी करे। तो इस प्रकार से अपने अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत 5 रिट प्रदान की गई हैं। इसके बारे में एक प्रश्न बनता है कि मूल अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था कौन सी है, तो न्यायपालिका है। तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, इनका उपचार कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी प्रश्न आया हुआ है, कौन कौन सी न्यायपालिका, तो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों। सर्वोच्च न्यायालय तो मूल अधिकार के तहत उपचार करता है और वह बिना मूल अधिकार के उपचार करता है। रक्षा को हम रक्षक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, रक्षक, और इसको संरक्षक भी बोल सकते हैं। इसको हम लागू भी बोल सकते हैं, लागू को हम प्रभावी भी बोल सकते हैं, इसे हम परिवर्तन भी बोल सकते हैं। इसके कई पर्याय नाम हैं, लेकिन ये एक समान जैसे प्रश्न है उसमें हम इसके ऊपर दोबारा भी चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकारों की रक्षा रक्षक, संरक्षक, लागू, प्रभावी कौन करता है, तब सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों। और ये प्रश्न इस रूप में आ जाए कि कौन लागू करता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों, तब आएगा न्यायपालिका। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में ही अपना हौसला और घोंसला मत छोड़ना, क्योंकि हौसला रखोगे तब हमारा कैरियर सफल होगा और घोंसला नहीं छोड़ोगे तो हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। धन्यवाद साहब।